गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूनिट 2 यानी कि अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री का ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जो आपका यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस, दैट इज कॉल्ड द बीएससी नर्सिंग कोर्स में। तो सबसे पहले बेसिकली एथेरोस्क्लेरोसिस है क्या, इसके बारे में आज बात करेंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, आइए जानते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ये यानी कि एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है ऑफ द इंटिमा ऑफ मीडियम साइज्ड एंड लार्ज आर्टरीज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्युमुलेशंस ऑफ लिपिड। यानी कि ये इन्फ्लामेटरी डिजीज कहाँ होता है, यानी कि इंटिमा ऑफ मीडियम साइज्ड एंड लार्ज आर्टरीज में। और जो ये कैसा एक्युमुलेशन हो रहा है, किसके कारण, यानी कि लिपिड्स के कारण, कोलेस्ट्रोल के कारण, इन्फ्लामेटरी सेल्स यानी कि स्मूथ मसल सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू एंड कैल्शियम लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एथ्रोमेटस यानी कि फिब्रोफैटी प्लग्स। एक कंडीशंस, प्लग टाइप का एक कंडीशंस आपको बना दिया जाएगा, जो कि यहाँ यानी कि इन द केस ऑफ ये मतलब पूरी तरह से आपका क्या होगा, लिपिड से कंटेंट ये भर जाएगा। और फीचर्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो ये लिपिड का कंटेंट जो फिलअप हुआ है, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, एक तरह से इन्फ्लामेटरी यानी कि क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है ऑफ द इंटिमा, यानी कि इंटिमा ऑफ द मीडियम साइज एंड लार्ज आर्टरीज। यानी कि मीडियम साइज और लार्ज आर्टरीज में होता है, किसके कारण होता है, क्योंकि एक्युमुलेशंस ऑफ लिपिड के कारण होता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है, इन्फ्लामेटरी सेल्स और स्मूथ मसल सेल्स, कनेक्टिव टिश्यूज एंड कैल्शियम लीडिंग द फॉर्मेशन। यानी कि ये ज्यादातर आपका ये डिपोजिशंस इस एरियाज में होगा और क्या बनाएगा, एक प्लग फॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेगा। तो आइए बात करते हैं कि किस तरह से, यानी कि ये जो आपको देखने को मिलेगा, दिस प्लग प्रोग्रेसिवली नेरो द आर्टेरियल ल्यूमेंस, इंपेयर ब्लड फ्लो। फाइनली क्या करेगा, ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीका से नहीं होगा एंड में रैप्चर। और ऑब्वियसली बात है, रैप्चर्स होगा जो एरियाज में ब्लड फ्लो का हो रहा है, यानी कि सेल्स का हो रहा है, यानी कि टिश्यूज का, रिजल्टिंग थ्रोम्बोसिस होना, इस्केमिक कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स होना। तो इपिडेमोलॉजी इसके बात करेंगे कि मोस्ट कॉमन ये कॉजेज है कार्डियोवास्कुलर वर्ल्ड वाइड में, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजोरिटी ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शंस एंड इस्केमिक स्ट्रोक्स के ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। इंक्रीज विथ एज, ये हमेशा देखने को मिलता है कि एज के साइज बढ़ते रहता है। मेन आर अफेक्टेड, ज़्यादातर जो मेन है एज कम्पेयर टू वुमेन से, क्योंकि दे हैव प्रोटेक्टिव यानी कि इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन्स बिफोर द मेनोपॉज, क्योंकि वुमेन्स में एक तरह से आपको देखने को मिलेगा एक एस्ट्रोजन्स बहुत अच्छा हार्मोन्स जो है प्रोटेक्टिव करता है कि मेनोपॉज द्वारा। मेजर कॉसेस ऑफ मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी ग्लोबली। तो ये एपिडेमियोलॉजी है, लेकिन एक्चुअली एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, इसके बारे में हम लोग और आगे डिटेल बात करते हैं। आइए वन टू वन ये आर्टरीज, कौन कौन से आर्टरीज कॉमन इफेक्टेड होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस से, जो ये हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अब इसको थोड़ा डिटेल्स में हम लोग यहाँ देखेंगे क्या होता है। आप देख सकते हैं सबसे पहला आर्टरी क्रोनरी आर्टरी, यानी कि क्रोनरी आर्टरीज की बात कर रहे हैं कि सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। ये ऑब्वियसली बात ही करता क्या है कि ब्लड सप्लाई करता है कहाँ, हार्ट मसल्स के आफ्टर, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस कैन कोज एंगिना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या कर देगा, अगर ये सिम्टम्स होगा तो क्या कर देगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स आप देखने को मिलेगा। यानी कि कैरोटॉइड आर्टरीज, यानी कि कैरोटॉइड आर्टरीज आप देख सकते हैं, ठीक है। सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन, ये क्या करेगा, ब्लड यानी कि ये क्या करेगा, ब्लड को सप्लाई करेगा कहाँ तक, ब्रेन तक। एंड फेस एंड नेक, आप देख सकते हैं फेस और नेक पे पूरी तरह से। एंड नेरोइंग द मे लीड टू बी टीआईए एंड स्ट्रोक का केसेस देख सकते हैं। सेरिब्रियल आर्टरीज में भी देखें, सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन, एथेरोस्क्लेरोसिस कैन कोज द इस्केमिक स्ट्रोक एंड सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज के बारे में यहाँ स्ट्रोक कर सकता है। एरोट्रा, ये स्पेशली एब्डोमन एरोट्रा की बात करता है, एब्डोमन एरियाज में एथेरोस्क्लेरोसिस, ये एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ द एरोटा कैन लीड द एन्यूरिज्म फॉर्मेशंस ऑफ रैप्चर। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या करेगा, यानी कि लीड टू प्लेग बिल्डअप, यानी कि एक प्लेग गांठ, थोड़ा सा आपको प्लेग टाइप का, गुच्छा टाइप का बनाएगा, नेरोइंग कहाँ कहाँ, जहाँ आर्टरीज है। और इसके कारण क्या होगा, ब्लड फ्लो जो आपके वेन्स में होगा, आर्टरीज में होगा, वो क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड रिस्क फॉर इस्केमिक इन्फेक्शंस एंड ऑर्गन डिसफंक्शंस का रिस्क होने का होता है। तो ये क्या है, इलिका आर्टरीज में भी देख ली, ब्लड सप्लाई यानी कि सप्लाई ब्लड टू द पेल्विस एंड लोअर लिम्स, इसमें भी इफेक्ट है, डिजीज ये होने का चांस है। फॉर फेमोरल आर्टरीज,
फेमोरल आर्टरीज में भी आप देख सकते हैं फेमोरल एरिया, मेन आर्टरीज एट द थाई एंड एथेरोस्क्लेरोसिस कैन कोज लेग पेन वाइल वॉकिंग्स में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपका लेग पेन हो सकता है। पोप्लिटल आर्टरीज यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये नी के ब्लॉकेज कर देगा, यानी कि काफ मसल्स में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड यानी कि ये रिड्यूस हो जाता है। रीनल आर्टरी सप्लाई टू द ब्लड किडनी ये इफेक्टेड हो सकता है। स्टोनोसिस का लीडिंग केसेस आपका देखने को मिलता है। तो ये कॉमन कॉन्सिक्वेंस है जो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या क्या देखने को मिलेगा। एक रिड्यूस ब्लड फ्लो, स्केमिक और इन्फेक्शंस या ऑर्गन डिसफंक्शंस, बेसिकली जो आपका ऑर्गन्स है जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, अभी आपको देखने को मिलेगा ये सब इन्फेक्शंस होते हैं। तो बेसिक्स बातें जो है एथेरोस्क्लेरोसिस का, यानी कि कौन कौन सा आर्टरीज है। तो मेजर इटोलॉजी यानी रिस्क फैक्टर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स है इसके बारे में हम लोग यहाँ डिटेल करते हैं। सबसे पहले नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जो मॉडिफाई नहीं हो सकता, जैसे इंक्रीजिंग एज, एज बढ़ता है उसी तरह से भी ये देखा गया है, क्योंकि रिस्क इंक्रीजिंग प्रोग्रेसिवली विद एडवांसिंग एज, जैसे जैसे आपका एज बढ़ रहा है वैसे ये रिस्क फैक्टर्स बढ़ता है, क्योंकि एक्यूमुलेटिंग डैमेज टू द ब्लड वेजल्स, ऑब्वियसली बात है अपनों का एज के जैसे बढ़ेगा उससे ब्लड वेजल्स भी डैमेज होंगे, ये देखने को मिला। मेल सेक्स यानी कि मेंस में एट अ हायर रिस्क होता है बिफोर ये स्पेशली आपका एज, ये देखने को मिलेगा। रिस्क वुमेन्स में जब मेनोपेज ये होने के बाद, यानी कि रिस्क इन वुमेन इंक्रीज आफ्टर मेनोपोज में, तो मेंस में खासकर देखने को आपको मिलेगा। फैमिली हिस्ट्रीज में अगर कोई होगा कार्डियोवास्कुलर डिजीज, तो ये देखने को हम लोग को मिलता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस, जेनेटिक फैक्टर्स भी है जो इनहेरिटेंट जेनेटिक फैक्टर कैन आफ्टर लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड वैस्कुलर फंक्शन। इथेनिसिटी यानी कि कोई कोई ग्रुप्स में ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा हार्ट अटैक्स का या आपको एथेरोस्क्लेरोसिस का सिम्टम्स। तो बेसिक नॉन मॉडिफाइड में इंक्रीजिंग एज, मेल सेक्स यानी फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस, ये आपको बात करेंगे। मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर ये अपने हाथ में है, यानी कि यहाँ से अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज यानी कि इससे आप लोग बच सकते हैं। डिसलिपिडीमिया यानी कि आपको पता है लो या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का, यानी कि बेड कोलेस्ट्रॉल का जो बात करेंगे उसका इंक्रीजिंग हो जाना, ये एक फैक्टर है। इंक्रीज वीएलडीएल वेरी लो लिपोप्रोटीन का, इसका भी इंक्रीज, इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड होगा, और साथ में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो इसको तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर कॉजेज द एंडोथेलियल इंजुरी, अगर ऑब्वियसली बात है अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो एंडोथेलियल सेल्स का क्या होगा, इंजुरी होगा, प्रमोट क्या करेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस पड़ेगा। नेक्स्ट आप बात करते हैं डायबिटीज मिलिटस वाला में भी केसेस आपको देख सकते हैं। एसिलरेट प्लग्स फॉर्मेशन थ्रू ग्लाइसिएशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या इन्फ्लेमेशन। ओबिसिटी के केस पे यानी कि मोटापा, यानी कि ये डिसलिपिडीमिया या हाइपरटेंशन या डायबिटीज इन्फ्लेमेशन में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये है सेडेंट्री स्टाइल लाइफ स्टाइल्स, जो आप फिजिकल एक्टिविटीज आप कम करने लगते हैं तो इसके कारण क्या होगा, आपका जो HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसका घटना शुरू हो जाता है, वेट बढ़ जाता है, अननेसेसरी आप मतलब आपको सुस्तीपन या मेटाबॉलिक रिस्क आपको इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया। एक चौथा है कि सिगरेट स्मोकिंग, आप देख सकते हैं कि स्मोकिंग भी एक तरह से डिसफंक्शंस करता है, तो इंक्रीज LDL ऑक्सीडेशन एंड प्रमोट प्लेक फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क फैक्टर जो बहुत सारा है, एंडोथेलियल डिसफंक्शंस हो गया या लिपिड एक्युमुलेशंस हो गया या प्लेक का फॉर्मेशन होना या थ्रोम्बोसिस हो जाना, तो ये आपको देख सकते हैं। डाइट रिच, अगर आप सेचुरेटेड फैट्स ज्यादा कंज्यूम करते हैं या ट्रांस फैट ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे मैदा हो गया, ये सब आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा। क्रोनिक इन्फ्लामेशंस में भी सी रिएक्टिव प्रोटीन्स पर्टिकुलरली वो एलिवेटेड हो जाता है, तो इसमें हो गया। अगर आप स्ट्रेस या अल्कोहल कंजम्पशन आपका ज्यादा है तो इसमें हाइपरटेंशन होगा या हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया या ये आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिक जो फंक्शंस है यानी कि इटोलॉजी रिस्क फैक्टर किसके कारण अगर हो गया, तो ये मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर है जो हम लोग का डेली लाइफ के हैबिटेट से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये सब हम लोग कंट्रोल करते हैं तो एथेरोस्क्लेरोसिस नाम का जो भी सिम्टम्स है आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ये एक बात है। दूसरी बात करते हैं, आइए पैथोजेनेसिस, रिस्पॉन्स टू इंजुरी हाइपोथेसिस। एक मतलब रसल रोस क्या बात बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं। इन द ईयर ये एक रोस हाइपोथेसिस यानी कि पैथोजेनेसिस इसका बताने के लिए एक रिस्पॉन्स है जो रसल, एक मिनट, हाँ, रसल
ये क्या बात कर रहे हैं, रसल रोसेस, ठीक है, रसल रोसेस हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, रसल रोसेस रिस्पॉन्स, ध्यान दीजिएगा, रसल रोसेस रिस्पॉन्स टू इंजुरी, इसकी बात कर रहे हैं, टू इंजुरी हाइपोथेसिस, ठीक है। ये इन्होंने फर्स्ट टाइम रसल रोसेस यानी कि इन्होंने फर्स्ट टाइम कब 1973 के अप्रोच, डेट आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, इन्होंने, और साथ में इनके साथ थे जॉन 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 ग्लोमस्ट, रसल रोस और जॉन ग्लोमस्ट, इन्होंने मिलके एक हाइपोथेसिस दिया था, किसका हाइपोथेसिस, यानी कि इंजुरी का। इन्होंने क्या बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ फंडामेंटली एंड इन्फ्लामेटरी डिजीज, क्या बताया था, ये एक फंडामेंटल और इन्फ्लामेटरी डिजीज है जो फॉर्म होता है एक्सग्रिएटेड द वुंड हीलिंग, तो यही बताया एंडोथेलियल इनिशिएट कैस्केड ऑफ इन्फ्लामेटरी इवेंट। तो ये पहला थ्योरीज यानी कि आपको देने वाला जो रसल रोसेस है, इन्होंने एथेरोस्क्लेरोसिस का एक थ्योरीज दिया था, जो ये थ्योरी ये बताता है, क्या बताता है कि मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, फंडामेंटली इन्फ्लामेटरी डिजीज है जो फॉर्म होता है एक्सग्रेटेड वुंड हीलिंग से। ये जो आपको ये तो अकॉर्डिंग टू पैथोजेनेसिस, जो रस रिस्पॉन्स टू इंजुरी हाइपोथेसिस, इसी को बोलते हैं इंजुरी हाइपोथेसिस। इन्होंने अपना एक हाइपोथेसिस दिया था जो फॉलोइंग स्टेप्स में है, तो ये इसके हाइपोथेसिस की बात करेंगे, जैसे कि कुछ स्टेप्स है। पहला, एंडोथेलियल डिसफंक्शन होना, दूसरा एलडीएल का इनफिल्ट्रेशन होना, मोनोसाइट रिकम्बिनेंट फॉर्म सेल फॉर्मेशन, साइटोकाइंस रिलीज, स्मूथ मसल सेल माइग्रेशन, mature atherosclerotic plug and plug progressions and plug rupture। तो यानी कि ये जो थ्योरीज जो दिए थे, बेसिकली कौन दिए थे, रस रिस्पॉन्स थ्योरी के बेसिस पे हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सबसे बेसिक्स बात, जो पैथोजेनेसिस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि रस रिस्पॉन्स टू इंजुरी हाइपोथेसिस है, एक हमने दो टेबल पे यहाँ बताया, एक अर्ली इवेंट और दूसरा लेट इवेंट। आप देख सकते हैं एंडोथेलियल डिसफंक्शंस होता है, तो सबसे पहले जो आपका नॉर्मल एंडोथेलियम सेल्स है उसमें क्या हुआ, इंजुरी हुआ, उसके बाद इंक्रीज परमेबिलिटी यानी कि परमेबिलिटी का केसेस इंक्रीज हुआ, तो एडिशंस ऑफ VCAM1 वस्कुलर सेल एडिशंस मॉलिक्यूल और इंट्रासेलुलर एडिशंस मॉलिक्यूल 1 का इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा, और मोनोसाइट यानी कि ये जो मोनोसाइट एडिशंस आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद एलडीएल ऑक्सीडेशन, यानी कि अब मोनोसाइट्स आया, धीरे धीरे आप देखिएगा नेक्स्ट वाले स्टेप्स में धीरे धीरे मैक्रोफेज का एक्टिवेशन होना, तो यानी कि मोनोसाइट्स आना यानी कि मॉलिक्यूलर वैल्क्रो यानी कि अलाउइंग इम्यून सेल्स। ऑब्वियसली बात है, जैसे ही हम लोग एंडोथेलियल सेल्स में अगर कोई रैप्चर्स होता है या कोई भी सेल्स में रैप्चर होता है, तो इम्यून सेल्स हम लोग का अलाउ हो जाता है अगेंस्ट द डेट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो यही बताया है, ये किसके कारण होता है, हाइपरलिपिडीमिया यानी कि एक्सेस ऑफ फैट इन ब्लड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग करने से, या डायबिटीज मिलिटस। तो ये है, तो जो भी फ्री रेडिकल्स है वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स है जो सेल को क्या करता है, डैमेज करता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, एलडीएल ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीडाइज होना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स एंटर्स द डैमेज इंटिमा, यानी कि ये जो एलडीएल ये एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है, ये क्या करेगा, एंटर्स होने लगेंगे हम लोग का ये, और क्या करेगा, इंटीमिया यानी कि ये इंटीमियाज एरियाज में क्या करेगा, आपको मसल्स के एरियाज में आपको ये एंटर हो जाएंगे। उसके बाद ये अपना ऑक्सीडेशन यानी कि फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडाइज होने लगेगा, तो ये हाईली एथ्रोजेनिक केसेस आपको दिखाई देता है। फिर मोनोसाइट रिकमेंड, आफ्टर दैट मोनोसाइट, जो ये आप देख सकते हैं एडिशंस ऑफ द सेल्स इन अ ब्लड, तो मोनोसाइट क्या करेगा फर्दर, या यानी कि ये आप मैक्रोफेज में कोशिश करेगा जो हार्म सेल से या आपका जो उसको क्या करेगा, इन्गल्फ करेगा, तो ये फॉर्म सेल फॉर्मेशंस, तो मैक्रोफेज क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करता है बाय द फॉर्म सेल एंड फैटी स्ट्रिक, यानी कि एक प्रोसेस के तहत आपको किल करने का कोशिश करता है। तो मैक्रोफेज का काम क्या है, एनगल्विंग दोज रेडिकल्स, एलडीएल को क्या करेगा, एनगल्व करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा बाय द स्कैवेंजर्स रिसेप्टर्स, अपना अपना मैक्रोफेज का अपना रिसेप्टर्स होते हैं, आप जानते हैं इम्यून सेल्स में, तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है, और क्या है, बिकम अ लिपिड लेडेन फॉर्म, ये एक टाइप का फॉर्मी टाइप का आपको लिपिड फॉर्म्स होने लगेगा, तो ये है। उसके बाद साइटोकाइन रिलीज, स्मूथ मसल्स माइग्रेशन, फाइब्रस प्लेग मैच्योर, देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा आपको फैटीज यानी कि बहुत सारा आपको फाइब्रस कैप्स, आपको प्रोटेक्टिव आउटर लेयर हो गया, चाहे स्मूथ मसल्स में आपको देखने को मिलेगा, यानी कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स
एक टाइप का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये हो गया प्लेग प्रोग्रेशन। इस तरह से आपका सेल्स में यानी कि नॉर्मल आर्टरी में या फैटी स्ट्रिक्स में, फाइब्रस प्लेग या नैरोड ल्यूमेन में, ये देखिएगा आप कोलेस्ट्रॉल्स का एक्यूमुलेशन हो जाना, फिर प्लेग रैप्चर हो जाना। उसके बाद क्या होगा, ज्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स या ज्यादा ट्राइग्लिसराइड का एक्यूमुलेशन होगा तो ये रैप्चर हो जाएगा। तो इसी लिए ये आपको देखने को मिले। तो आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकते हैं, स्ट्रोक आ सकता है, पेरिफेरल इस्केमिक यानी कि जिस एरिया में ब्लड का फ्लो रिड्यूस होना हो जाएगा। तो ये है साइटोकाइंस में डिफरेंट डिफरेंट इंटरल्यूकिन्स है, टीएनएफ है, पीजीडीएफ है यानी कि प्लेटलेट ड्रिवन ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये सारे आपको एक है। तो ये रॉस रिस्पॉन्स यानी कि रसल रोस ने एक हाइपोथेसिस दिया था जो जिसकी बात करते हैं। तो ये एक हाइपोथेसिस की बात करते हैं। दूसरा आइए कि मॉर्फोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एक मॉर्फोलॉजी हमने तैयार किया किस तरह से आपको देखने को मिलता है। जैसे येलो फैटी स्ट्रिक्स देखने को मिलेगा, फिर राइज फिब्रोफैटिक प्लेक्स यानी कि एक्यूमुलेशन यानी लार्ज लिपिड कोर क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। कैल्सिफाइड प्लेक देखिएगा आप विद द हार्डी चौक वाइटी एरियाज में कैल्शियम डिपॉजिट होना लगेगा। फिर अल्क्लियर्ड प्लेक यानी कि सर धीरे धीरे ये ब्रेकडाउन होगा और क्या होगा, हाईली रिस्क थ्रोम्बोसिस होगा। तो ये वही चीज जो हमने अलग अलग करके आपको अभी बताया था, तो इसका है। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोग्रेसेस फ्रॉम अर्ली फैटी स्ट्रिक टू कॉम्प्लेक्स प्लेग। तो आप देख सकते हैं ये पहला यानी कि येलो फैटी स्ट्रिक्स यानी कि आपका जमा हो रहा है धीरे धीरे लीडेड डाउन। उसके बाद मैक्रोफेज या फॉर्म सेल ये देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, कर्व्स यानी कि जो नेरो ल्यूमेंस में इकट्ठा होगा, राइज होगा, फिब्रोफैटिक प्लेक्स बनना शुरू होगा, कैल्सिफाइड होगा, उसके बाद कैल्शियम डिपॉजिट भी होना शुरू करता है। तो ये सारा फैक्टर्स इसी तरह से होने लगेगा। तो आगे हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आइए क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होता है या कॉम्प्लिकेशन होता है एथेरोस्क्लेरोसिस का। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम सब जानते हैं। अभी कोरोनरी आर्टरीज यानी कि उसमें हो गया, सेरिब्रम आर्टरीज में हो गया, आप पेरिफेरल आर्टरीज, रीनल आर्टरीज या ये आप देखने को मिलता है, एरोटा देखने को मिल सकता है, प्लेग रैप्चर, आप कैल्सिफिकेशंस, ये सारा आपको देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशंस यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज हो सकता है, क्रिटिकल लिम्ब इस्केमिक क्या हो सकता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, एरोटिक ये हो सकता है। तो आप बेसिकली जो कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट आप लोग कॉम्प्लिकेशंस यहाँ हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये एक कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं आइए ये डायग्नोसिस यानी कि डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले ऑब्वियसली बात है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। आपको टोटल से लेके एचडीएल कितना है, एचडीएल क्या है, एलडीएल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, टोटल कोलेस्ट्रॉल ये जानना है, एबीओबी, लिपोप्रोटीन, एचपीएससी, सीआरपी टेस्ट आपको ये देखना पड़ेगा। तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट रिकमेंडेशंस हो सकते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन या आप हेल्दी डाइट लीजिए, वेट रिडक्शन करिए, रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज यानी कि आप कोशिश करिए कि मॉर्निंग में आप सुबह थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करें। ठीक है, लिपिड को कंट्रोल करिए, स्ट्रेस वगैरह ना ले। तो ये आप सेकेंडरी है। तो जाहिर सी बात है ये कुछ ड्रग्स वगैरह आप एंटी प्लेटलेट्स ड्रग जैसे कि एस्पिरिन हो गया, ये सब आपको देखना पड़ता है, लेते ही हैं लोग। तो ये बेसिक स्टाइल्स है, लाइफ स्टाइल्स को आप ऑब्वियसली बात है आप लाइफ स्टाइल्स को अगर ठीक करते हैं तो जितने भी एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज है ये आपको नहीं होंगे। तो ये ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि पैथोजेनेसिस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, तो हमने ये यहाँ भी एक डिटेल्ड आपको बता दिया है कि किस तरह से एक पैथोजेनेसिस होता है, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। चाहे आप इसको देख सकते हैं चाहे उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को भी डाउट है बेझिझक पूछिए। दिस इज द लास्ट टॉपिक। ये लास्ट टॉपिक था लिपिड का। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं नेक्स्ट टॉपिक क्या बनाएं। लेकिन एक बात है, आप लोग का सपोर्ट बहुत मिला, इसके लिए थैंक यू। आगे भी देखते हैं कि अब नेक्स्ट यूनिट क्या होगा, उसके आगे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो आप लोग पढ़िए बढ़िया से। आई होप सो। लिपिड का हमने यूट्यूब पे एक कंप्लीट अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस हमने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं।